जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 12। आज के लेक्चर में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। और अगर आज का क्वेश्चन आपने ये अटेम्प्ट कर लिया, समझ लिया, तो इसका मतलब ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल की एग्ज़ाम लेवल की प्रिपरेशन हो चुकी है। अब ये चूँकि हमारा पहला एग्ज़ाम लेवल का क्वेश्चन है, इससे पहले हमने कंसेप्ट्स अलग-अलग पढ़े हुए हैं, यानी हर कंपोनेंट की अलग से कॉस्ट कैलकुलेट करना सीखी हुई है। आज के लेक्चर में हमने इसको कंबाइन सबकी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करना सीखेंगे, यानी वो काम जो हमने अलग अलग सीखा था आज हम उसको कंबाइन करने जा रहे हैं। शायद पहला क्वेश्चन आपका एग्जाम लेवल का थोड़ा सा आपको मुश्किल लगेगा प्रोबेबली, तो आपको अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो फौरी तौर पे पूछ लीजिएगा। स्टार्ट करें जी। अच्छा, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है ऑटम 22 का क्वेश्चन नंबर 9 है, लाहौर क्वोशंट वाला। ठीक है, लाहौर क्वोशंट वाला क्वेश्चन है। सबसे पहले हर क्वेश्चन में याद रखें हमारा तरीका क्या होगा। जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन एग्जाम लेवल के पास पेपर डिस्कस करेंगे, होगा ये कि पहले मैं आपको पूरा क्वेश्चंस पढ़ेंगे हम, और जो जो इन्फॉर्मेशन आएगी हम डिस्कस करते जाएंगे कि इस इन्फॉर्मेशन का हमारे क्वेश्चन में क्या इम्पैक्ट है। फिर उसके बाद जब सारा क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करेंगे। एग्जाम में भी आपने इसी तरीके से करना है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो भी होंगे पहले सारा पढ़ना है, फिर उसके बाद जो अहम इन्फॉर्मेशन होगी अंडरलाइन करना है, उसके बाद अटेम्प्ट करना शुरू करना है। आप अकाउंटिंग में ऐसे ही करते हैं ना, R1 R2 में इसी तरह करते हैं कि पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं ना। चलें, फाइनेंस में भी आपने इसी तरीके से करना है, सारा क्वेश्चन पढ़ लेना है और पढ़ने के दौरान जाहिर है जो अहम इन्फॉर्मेशन होगी उसको अंडरलाइन करके उसका ट्रीटमेंट आपने जहन में रिवाइज करते रहना है कि इसका हमारे क्वेश्चन पे क्या इम्पैक्ट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन हमारे सामने आया एग्जाम में, ये ऑटम 22 आपको दिखा देता हूँ। ये ऑटम 22 7 नंबर और इसका है क्वेश्चन नंबर 9। सबसे पहले क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट पढ़नी होती है ताकि पता चल जाए कि ये क्वेश्चन कौन सा है। कह रहा है ए कंप्यूट LQ's एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है एज ऑन टुडे, यानी जो भी करंट सिचुएशन है। पार्ट बी में कह रहा है रिकमेंड वेदर LQ शुड फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट बाय इशूइंग न्यू शेयर्स और बाय इशूइंग कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। फिर आपने बताना है कि न्यू प्रोजेक्ट को स्टार्ट करना है, वो हमें कैसे फाइनेंस करना चाहिए, न्यू शेयर के जरिए से या कन्वर्टिबल बॉन्ड के जरिए से। या तो न्यू शेयर इशू कर सकते हैं या कन्वर्टिबल बॉन्ड्स। ठीक है, तो हम कैसे डिसीजन करेंगे दोनों में से? जिसकी कॉस्ट नहीं, जिसकी वजह से वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम हुई उसको यूज करेंगे। नहीं समझ आई बात की? ये नहीं बात। देखिए, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपने कन्वर्टेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट की, शेयर्स की कॉस्ट कैलकुलेट की, कन्वर्टेबल बॉन्ड की कॉस्ट कम थी, लेकिन आपने शेयर्स की ऑप्शन सेलेक्ट की। ऐसे हो सकता है। क्यों? रीजन सुनिएगा। इसलिए कि हो सकता है शेयर्स की ऑप्शन सेलेक्ट करने से आपकी जो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट है कैपिटल का उसकी कॉस्ट कम हो जाए, उसका बीटा चेंज हो जाए। तो जब कंपनी का बीटा चेंज होगा तो एग्जिस्टिंग कंपोनेंट की कॉस्ट भी चेंज होती है। इसलिए याद रखें, अगर कोई आपसे पूछे ना कंपनी की एग्जिस्टिंग, मैं आपसे पूछता हूं कंपनी की एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है, दो नई ऑप्शन है। ऑप्शन ए की कॉस्ट कन्वर्टेबल बॉन्ड की कॉस्ट 6% है और ऑप्शन बी शेयर्स इशू करते हैं कॉस्ट 7% है। भाई क्या सेलेक्ट करें? आपने इसमें सिर्फ न्यू कंपोनेंट्स की कॉस्ट कंपेयर करके फैसला नहीं करना,
बल्कि आपने क्या करना है, एग्जिस्टिंग कंपोनेंट के साथ ऑप्शन नंबर 1 को ऐड करके कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वेटेड एवरेज। फिर एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ ऑप्शन नंबर 2 को ऐड करके कॉस्ट ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। जो लोअर होगा वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जिसकी वजह से वेटेड एवरेज, ठीक है। यानी सिर्फ न्यू विद न्यू को कंपेयर नहीं करना, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू 1 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू 2 की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। दोनों में से जिसकी वेटेड एवरेज का कम हुई उसको सेलेक्ट करना है। ऐसा क्यों है, हम सिर्फ न्यू 1 को न्यू 2 के साथ कंपेयर करके डिसीजन क्यों नहीं करते? क्योंकि न्यू कैपिटल ऐड करने की वजह से एग्जिस्टिंग कैपिटल की कॉस्ट भी चेंज हो सकती है, क्योंकि बीटा चेंज हो जाता है। ये रूल समझ आया? इसी रूल के मुताबिक मुझे बताइए पार्ट ए में क्या कह रहा है, कंप्यूट LQ's एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जो उसका एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैलकुलेट करो। हमने कहा कर देंगे, एग्जिस्टिंग कर देंगे, अभी न्यू की बात नहीं कर रहा। फिर बी में कह रहा है रिकमेंड वेदर LQ शुड फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट। बताओ कि जो नया प्रोजेक्ट है उसे कैसे फाइनेंस करे, बाय इशूइंग न्यू शेयर्स इशू करके, और बाय इशूइंग कन्वर्टिबल बॉन्ड, या कि कन्वर्टिबल बॉन्ड्स इशू करके। नया प्रोजेक्ट कैसे फाइनेंस करें, नए प्रोजेक्ट के लिए पैसे इकट्ठे कहां से करें, नए शेयर इशू करके या नए कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू करके। शाबाश। तो इसमें अब आपने शेयर्स को अंडरलाइन कर लें और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिए। जी मेरे भाई, ये अभी कहा आगे कॉपी हो गए, डिस्ट्रीब्यूट कर दें, बच्चे खुद ही कमी बेशी एडजस्ट कर लेंगे। एक्स्ट्रा हुआ ये आगे ट्रांसफर कर देते होते हैं, कर दे शाबाश, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या तरीका, मेरा ख्याल क्या है सुनिएगा, मेरा ख्याल ये है कि जब मैं पार्ट बी पे आऊंगा और मैंने न्यू शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड में से किसी एक को सेलेक्ट करना है ना, तो मैं न्यू शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, मैं कन्वर्टेबल बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करूंगा, दोनों में से जिसकी कॉस्ट कम हुई वो सेलेक्ट करूंगा। क्या तरीका का ठीक है? नहीं ठीक है। क्यों नहीं ठीक? एग्जिस्टिंग बीटा भी तो चेंज हो सकता है, एग्जिस्टिंग की भी कॉस्ट तो चेंज हो सकती है। तो मेरा तरीकाकार क्या होगा, पहले पार्ट ए में एग्जिस्टिंग की कैलकुलेट कर लूंगा कॉस्ट, पार्ट बी में जब आऊंगा तो मैं पहले एग्जिस्टिंग के साथ न्यू शेयर्स को मिलाऊंगा, फिर एग्जिस्टिंग के साथ कन्वर्टेबल बॉन्ड को मिलाऊंगा, फिर दोनों में से जिसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट कम हुई वो ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। भाई समझ गए? अच्छा, अब ये पार्ट सी देखिए, पार्ट सी जरा पढ़िए क्या कह रहा है, डिस्कस एनी 4 फैक्टर्स दैट LQ में नीड टू कंसीडर बिफोर डिसाइडिंग ऑन वेदर टू फाइनेंस द एक्सपेंशन बाय इशूइंग न्यू शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। क्या कह रहा है, कौन सा सवाल है, क्या पूछ रहा है? बताओ, मैंने शेयर्स और कन्वर्टेबल बॉन्ड में से कोई एक सिलेक्शन करनी है, तो मुझे बताओ मुझे कौन कौन से फैक्टर कंसीडर करने चाहिए। कॉस्ट तो करनी ही है, इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं। पहले बताइए, क्या ये क्वेश्चन इसी चैप्टर का 11 का है? किस चैप्टर का है? 10 में क्या हमने ये कंसेप्ट पढ़ा है कि फैक्टर टू बी कंसीडर्ड बिफोर सेलेक्टिंग सोर्स ऑफ फाइनेंस, ड्यूरेशन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये वही क्वेश्चन है। पार्ट सी ने साबित किया है क्या कि क्या फाइनेंस के पोर्शन में से थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेट हो सकता है। जवाब आपके सामने है। क्या ये फाइनेंस का है ना, क्या थ्योरेटिकल क्वेश्चन सेट हो सकता है? यस हो सकता। आगे और क्वेश्चन भी आएंगे, पहली मिसाल नोट कर लीजिए। सी को मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है, पता है ना आपको, रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन आपने खुद ही बता दिया। ए और बी को डिस्कस करना है, क्लियर? पहले क्या करना है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। हर इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल क्या है ये आपको पता होना चाहिए, बाकी काम सिर्फ मेथड का रह जाएगा कि आपने सिस्टमैटिकली चलना है, बस कुछ नहीं। क्वेश्चन सबके पास पहुंच गया? कितने स्टूडेंट के पास नहीं पहुंचा? एक्स्ट्रा है कोई इधर? बड़े कितने स्टूडेंट के पास हाथ उठाइए जरा। 2-3 स्टूडेंट्स हैं, वो फोटोकॉपी करवाने के 2-3 और करवा लीजिएगा। Lahore Quotient is engaged in manufacturing and selling of textile products.
इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट है? कोई इम्पैक्ट नहीं है। LQ is presently considering to expand the business and need finance of rupees 50 million. इसका हमारे क्वेश्चन पे कोई इम्पैक्ट है? 50 मिलियन को अंडरलाइन कीजिए। इसका मतलब है जब कभी नया कंपोनेंट आएगा, जो भी आए, चाहे शेयर्स आए, चाहे बॉन्ड आए, चाहे लोन आए, उसकी वैल्यू कितनी होगी? 50 मिलियन का ही उठाएंगे ना। फिर से हमें 50 मिलियन चाहिए। इसका मतलब क्या है कि आपने जो भी नया कंपोनेंट उठाएंगे 50 मिलियन वैल्यू आनी चाहिए उसकी वैल्यू क्या होगी? 50 मिलियन का उठाएंगे। डन जी, आगे चलते हैं। द मैनेजमेंट इज कंसीडरिंग द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस। ये 2 ऑप्शंस दे रहा है। अच्छा, मैंने आपको ICAP की एक आदत बताई है ना, फाइनेंस में क्वेश्चन में मर जाएगा, इंफॉर्मेशन तरतीब से नहीं देगा। ये बताया था ना? हाँ, घर बताया था। चले, वैसे मुझे याद आ गई, मैंने कहा दोबारा डिस्कस कर लूं। ऑप्शन 1, इशुएंस ऑफ न्यू शेयर्स। नए शेयर इशू कर सकते हैं। पहले पैसे कितने चाहिए? पहली ऑप्शन क्या है? न्यू शेयर। कह रहा है फाइनेंस द एंटायर एक्सपेंशन बाय इशूइंग न्यू शेयर्स, however the new project would result in equity beta of 1.2. न्यू प्रोजेक्ट की वजह से इक्विटी बीटा कितना आ जाएगा? 1.2। एग्जिस्टिंग कितना है? एग्जिस्टिंग कितना है? 1. नीचे कोई दिया होगा उसने एग्जिस्टिंग, ठीक है, तो वो चेंज होके 1.2 हो जाएगा। इसका मतलब है बीटा चेंज हो रहा है। तो यही वजह है कि हम सिर्फ न्यू विद न्यू को कंपेयर नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग प्लस न्यू 1 को एग्जिस्टिंग प्लस न्यू 2 के साथ कंपेयर करेंगे। ऑप्शन 2 क्या है? इश्यूएंस ऑफ कन्वर्टेबल बॉन्ड। कन्वर्टेबल बॉन्ड पता ना क्या होते हैं? कुछ अरसे के बाद ऑप्शन होती है, चाहे रिडीम करवा लो, चाहे कन्वर्ट करवा लो। फाइनेंस द एंटायर एक्सपेंशन बाय इशूइंग 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये 10% क्या चीज है? अच्छा सॉरी, याद आया, ये 1.2 इक्विटी बीटा ये किस काम आता है? कैपेम कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, याद है? वो किधर गया भाई? इधर बैठे कह रहे थे रिस्क फ्री भी है, अगर क्वेश्चन में हो तो उससे भी कैपेम में इंडिकेशन होती है। रिस्क फ्री रेट हो या इक्विटी बीटा हो, इसका मतलब क्या है? कैपेम, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, कह रहा फाइनेंस द एंटायर एक्सपेंशन बाय इशूइंग 10%। 10% क्या चीज है? कूपन रेट। कन्वर्टेबल बॉन्ड ऑफ रुपीज 1000 ईच। 1000 क्या चीज है? लिखते जाए साथ साथ अंडरलाइन करके, ये कूपन रेट, ये फेस वैल्यू, ये इक्विटी बीटा। इक्विटी बीटा क्या लिख ले? फॉर कैपेम। किस लिए है? फॉर कैपेम। कैपेम किस लिए है? फॉर कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ईच बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू 3 शेयर्स एट द एंड ऑफ ईयर 4। 4 साल के एंड पे, इसका मतलब है कि 4 साल, 4 कैश फ्लोज आएंगे, 4 सालों के कैश फ्लोज आएंगे। कन्वर्जन रेट क्या है? 3 शेयर। द मार्केट वैल्यू ऑफ ईच शेयर इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹400 ऑन द डेट ऑफ रिडेम्पशन। ये वो आपका एतराज दूर हुआ। मुझे कल हमने क्वेश्चन किया था, कल या परसों, आप कह रहे थे सर आज की शेयर्स की वैल्यू को ले रहे हैं रिडेम्पशन ईयर 3 के बाद, याद है? उसने कहा था आज शेयर प्राइस इतनी है और 3 साल बाद रिडीम होगा, हमने मजबूरन वही ले ली थी। यहाँ पे उसने एग्जाम में कंसेप्ट को ठीक कर दिया। उसने वैल्यू कौन सी दी है? रिडेम्पशन डेट वाली, वही तो चाहिए हमें। तो टर्मिनल वैल्यू क्या हुई इसकी? टर्मिनल वैल्यू क्या हुई इसकी? कन्वर्टेबल बॉन्ड रिडीम होगा 1000 में, और सॉरी ये रिडीम होगा 1000 में और कन्वर्ट होगा 1200 में। 1200 समझ आया? कैसे आया? कैसे आया? 3 × 400 विच एवर इज हायर। तो टर्मिनल वैल्यू क्या होगी इसकी? 1200। आगे चलते हैं। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एलक्यू। एलक्यू की लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इंफॉर्मेशन है। 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ ₹100 ईच। ये फेस वैल्यू है क्या मार्केट वैल्यू? ये बैलेंस शीट में वैल्यू है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? बैलेंस शीट।
फेस वैल्यू है। फाइनेंस में हमें मार्केट वैल्यू हमारे लिए ज्यादा अहम होती है कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कि फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए यूज होती है, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए प्राइस या मार्केट वैल्यू। भूल गए फार्मूला सारे? वो पी नॉट क्या था? मार्केट वैल्यू प्राइस। फाइनेंस में शेयर्स की या बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू यूज हो, तो फेस वैल्यू किस लिए यूज होती है? इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करने के। कह रहा है ये 1 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 मिलियन और 11% बैंक लोन। ये है जी। अदर इंफॉर्मेशन क्या है? अच्छा अब नोट कीजिए, ये दे रहा है कि ऑप्शन 1 सेलेक्ट करूं कि 2 करूं। ये एग्जिस्टिंग सेटअप है। एग्जिस्टिंग सेटअप यहां से फॉलोइंग से शुरू हो रहा है। एग्जिस्टिंग ये है, इन दोनों में से चूज करना ऑप्शन 1 या 2 में से। एग्जिस्टिंग में अब क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। By return on government bond is 8% per annum, whereas average return on market investment is 12% per annum. The current equity beta for LQ is 1.3. देखा वो इक्विटी बीटा चेंज हो रहा था। इसी वजह से हम न्यू 1 को न्यू 2 के साथ कंपेयर नहीं करते, बल्कि एग्जिस्टिंग प्लस न्यू 1 को एग्जिस्टिंग प्लस न्यू 2 के साथ कंपेयर करते हैं। ये इक्विटी बीटा है। अच्छा ये क्या पर्पस है इस इंफॉर्मेशन का? कैपएम। कैपएम के जरिए से कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। एप्लीकेबल टैक्स रेट टू एलक्यू इज 30%। टैक्स रेट 30% लोन पे भी और बॉन्ड पे भी। और फिर डिटेल्स ऑफ डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द लास्ट 4 years इंक्लूडिंग करंट ईयर 2012 आर गिवन बिलो। ये किस लिए दिया है? फिर से कैपएम की इंफॉर्मेशन किस लिए दिया है? टैक्स रेट किस लिए दिया है? बॉन्ड, बैंक लोन और कन्वर्टेबल बॉन्ड पे टैक्स की एडजस्टमेंट के लिए। और ये पिछले कुछ सालों का डिविडेंड किस लिए दिया है? एक्सट्रापोलेशन मेथड के लिए। ठीक है। कंप्यूट एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करें। पहले एग्जिस्टिंग कर लें। एग्जिस्टिंग ऑप्शन 1 और 2 तो एग्जिस्टिंग नहीं है ना। एग्जिस्टिंग तो ये है, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। एग्जिस्टिंग में कितने कंपोनेंट है ये बताएं? कौन कौन से? ऑर्डिनरी शेयर और बैंक लोन। शाबाश। तो आइए इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। जिसकी मर्जी पहले कर लें, जिसकी मर्जी बाद में कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले कर लेते हैं ऑर्डिनरी शेयर्स, फिर कर लेते हैं इसको ना ब्लू कर लेते हैं, ऑर्डिनरी शेयर्स। आपने फॉर्मेट नोट किया? फॉर्मेट में मैंने कितने कॉलम बनाए हैं? 4। कंपोनेंट कौन कौन सा है? उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट क्या होगा? और वेटेड एवरेज। मार्केट वैल्यू मिलियन में कर ले तो क्वेश्चन छोटा हो जाता है। सीखा हुआ ना आपने, काउंटिंग के टीचर ने सिखाया हुआ राउंडिंग ऑफ। वो क्या सिखाते हैं? राउंडिंग ऑफ करके कितना बेहतर है कि राउंडिंग ऑफ के बगैर? राउंडिंग ऑफ। कुछ स्टूडेंट 1000 में करते हैं, कुछ मिलियंस में करते हैं। ये डिपेंड करता है क्वेश्चन को देख के, जिस पे आपको लगे करना चाहिए राउंड ऑफ कर सकते हैं। ऑर्डिनरी शेयर। और दूसरा क्या था? बैंक लोन। कोई प्रॉब्लम यहां तक? पहले किसकी कॉस्ट कैलकुलेट करें? ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करें। हो जाए तैयार। फिर ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और साथ ही साथ मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट करनी है, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मार्केट वैल्यू यूज होगी। यानी अब देखिए, इसकी कॉस्ट 10% है, इसकी कॉस्ट 20% है। वेटेड एवरेज कितनी आएगी? 10 + 30 आएगी। 20 10 + 30 आएगी। कि देखा जाएगा ये कितने परसेंट है और ये कितने परसेंट है। परसेंटेज देखेंगे।
वो याद है वो जो हमने किया था, वो बैंक लोन 5 मिलियन 10 मिलियन परसेंटेज कैलकुलेट की थी। तो ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करनी है। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए मार्केट वैल्यू कैलकुलेट होना भी जरूरी है। हर कंपोनेंट की मार्केट वैल्यू भी होगी, कॉस्ट भी होगी। आप क्या समझ रहे थे कॉस्ट ऑफ कैपिटल से कि आपको सिर्फ हर कंपोनेंट की कॉस्ट कैलकुलेट करना होगी, ये समझ रहे थे ना? ये समझ रहे थे ना? हालांकि हर कंपोनेंट की कॉस्ट के साथ उसकी मार्केट वैल्यू भी कैलकुलेट, ऐसे ही नहीं उसने रूल सिखा दिया था कॉस्ट से मार्केट वैल्यू भी हो सकती है, मार्केट कॉस्ट भी हो सकती है उसी फार्मूला से। ये कैलकुलेट करनी थी तो सिखाया था ना, वरना कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट में मार्केट वैल्यू क्यों सिखाता? खुद सोचे, क्या उसने हमें कॉस्ट ऑफ कैपिटल के कंसेप्ट में मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना सिखाई है कि नहीं सिखाई? क्यों सिखाई है? क्योंकि करनी है, करनी है इसलिए सिखाई है। ठीक है, और क्यों करनी है? क्योंकि वेट कैलकुलेट करना है। जो जिसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा हो वो उसकी एवरेज ज्यादा आती है। बोरोइंग कॉस्ट अगर काउंटिंग में कैलकुलेट किया आपने, R1 में था क्या R2 में? R1 में। तो बोरोइंग कॉस्ट में होता है ना, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस होते थे। तो जब बोरोइंग कॉस्ट फाइनल कैलकुलेट करते थे, एवरेज करके करते थे ना, जिस सोर्स ऑफ फाइनेंस का की अमाउंट ज्यादा होती थी उसकी ज्यादा क्लोज परसेंटेज आती थी, क्योंकि उसका हिस्सा ज्यादा है। ऑर्डिनरी शेयर, ये एसी बंद कर दीजिए। ऑर्डिनरी शेयर्स कम कर दीजिए। क्या कह रहे हैं? उतार के इधर लगा दें, उतार के इधर लगा दीजिए जी। तो कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑर्डिनरी शेयर की? कहां से का? कैपिटल नहीं तो वो डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल से भी तो हो सकती है। हाँ, मार्केट वैल्यू, वो तो मजबूरन हम कॉस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं उसमें, वरना असल में जो प्राइमरी मेथड है कॉस्ट कैलकुलेट करने का कैपम है। शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट करने का प्राइमरी मेथड कैपम है। आपके पास है अब 30 सेकंड, कैपम की कॉस्ट कैलकुलेट कीजिए। मैं भी करता हूं, देखते हैं पहले कौन कैलकुलेट करता है। रिटर्न ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड इज 8%, ये रिस्क फ्री रेट है। एवरेज रिटर्न ऑन मार्केट 12%, ये मार्केट रेट है। 1.3 इक्विटी बीटा है। तो कॉस्ट के नीचे फार्मूला क्या आएगा? रिस्क फ्री रेट यानी 0.08 प्लस बीटा यानी 1.3 और मल्टीप्लाइड बाय मार्केट रेट माइनस रिस्क फ्री रेट 0.12 माइनस 0.08, छोटी ब्रैकेट भी बंद बड़ी भी बंद। अब कैलकुलेट करते हैं, कर लिया आपने? मैं भी कर लूं। 0.12 माइनस 0.08 इंटू 1.3 प्लस 0.08 0.132, यही है जी, यानी कि 13.2%। पहला चेक पॉइंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम? क्लियर जी, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अब क्या करना है? अब क्या करना है? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करने हैं? प्रेजेंट वैल्यू से, डीवीएम से। क्या उसने हमें हर साल का डाटा दिया हुआ है? दिया हुआ है। तो ये डीवीएम मेथड लगेगा। प्रेजेंट वैल्यू तो होती है रिडीमेबल सिक्योरिटी की, ये तो परपेचुइटी वाली सिक्योरिटी है। कौन सा फार्मूला लगेगा? डीवीएम। $1 मिलियन क्वेश्चन, डीवीएम विद ग्रोथ के विदाउट ग्रोथ? कैसे पता चला ग्रोथ है? इंफॉर्मेशन दे। ये उसने जो पिछले 4 सालों के डिविडेंड दिए हैं, ये किस लिए दिए हैं? किस लिए दिए? ग्रोथ। और ये देखे बढ़ रहा है ना, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 14, बढ़ रहा है डिविडेंड, ग्रो कर रहा है, तो ग्रोथ रेट है। डिविडेंड ग्रो कर रहा है मतलब ग्रोथ रेट है। फार्मूला कौन सा लगेगा? डीवीएम विद ग्रोथ रेट। पक्का?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं, जरा भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। कौन सा मेथड लगेगा? डीवीएम का तरतीब से चले, डीवीएम लगेगा पहले, इस पे तसल्ली है? इक्विटी की वैल्यूएशन है ना, डीवीएम ही लगेगा, ग्रोथ वाला लगेगा। तो पहले तो मैं तरतीब से चलूंगा, पहले मैं फार्मूला लगाऊंगा इधर, डीवीएम का ये हिस्सा मैं वर्किंग के लिए यूज कर लूं। डीवीएम का फार्मूला मैंने लगाना है, डीवीएम फार्मूला है विद ग्रोथ का, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डी नॉट 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर उसने डी नॉट दिया है कि डी वन दिया है? करंट ईयर का मतलब है 2022, ये साल, इसका मतलब है ये पे हो चुका है, तो इसका मतलब है ये डिविडेंड पे हो चुका है। तो जो डिविडेंड रिसेंटली पे हो चुका हो या रिसेंटली पे होना हो, वो कौन सा होता है? डी नॉट। इसका मतलब डी नॉट दिया है, एग्री करते हैं? तो मैंने डी नॉट वाला फार्मूला लिखना चाहिए, डी नॉट इंटू 1 प्लस, ये हो गया। अब चूंकि हमने कॉस्ट तो कैलकुलेट कर ली हुई है कैपम से, प्राइस कैलकुलेट करनी है ना, तो इसको रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करेंगे, आपको पता है पी नॉट इज इक्वल डी इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस जी। एग्री करते हैं जी? ये जो पी नॉट है ना, इसको कहते हैं प्राइस या मार्केट वैल्यू, और इसका पूरा नाम बता दूं आपको, प्राइस एक्स डिविडेंड। प्राइस एक्स डिविडेंड का मतलब होता है एक्सक्लूडिंग डिविडेंड, इसका क्या नाम है? प्राइस एक्स डिविडेंड। बहरहाल ये वैसे ही दिन में आया, मैंने कहा बता दूं। डी इंटू 1 प्लस, ये आ गया। अब क्या करना है? फिगर्स पुट करें। डी नॉट क्या है? 14, 1 प्लस जी क्या है? फंस गए इधर, जी पता ही नहीं है, क्या करना है? फाइंड करना है। तो फाइंड कर लेते हैं। दो फार्मूला है हमारे पास, एक है कॉस्ट ऑफ इक्विटी के जरिए से, उसमें रिटेंशन रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक है एक्सट्रापोलेशन। कौन सा डाटा दिया है? एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला यूज करते हैं। एक्सट्रापोलेशन का फार्मूला था एंड प्राइस इज इक्वल टू स्टार्ट प्राइस, या वैल्यू कर लें, एंड वैल्यू इज इक्वल टू स्टार्ट वैल्यू इनटू जी पावर एन। तो मैं जरा ये कैलकुलेशन करूं, एंड वैल्यू है 14, 10, 1 प्लस जी, तो कैलकुलेट कर, एन 4 1 2 3 4 साल हैं, हाँ 3 है। ग्रोथ 3 सालों की है, शो 4 साल के हो रहे हैं, ग्रोथ 3 सालों की है। यहां से यहां 1 साल में ये ग्रोथ हुई है, 2 सालों में ग्रोथ हुई है, ये यहां से यहां 3, N3 है। ये गलती नहीं करनी, ये गलती नहीं करनी। डेप्रिसिएशन में भी आप करते हो ना अकाउंटिंग में इस तरह की गलती, क्या नहीं करते थे? नहीं करते थे। चले अब कैलकुलेटर 14 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू कुछ आ गया, इसकी ये इधर आके डिवाइड हो गया, इसकी पावर 1/4 लेनी है, इसकी पावर ओके 1/3 लेनी है, फिर -1 कर देना है। जी आ गया 11.86889421, यानी 11.87 कर लें, 11.87 जी आ गया। किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम?
जी कैसे कैलकुलेशन क्लियर है ना, इधर डिवाइड हो गया, पावर 1/3 लिए, ये एसी भी बंद कर दीजिए मेरे भाई, ये पीछे वाला एसी बंद कर दे। बिट क्लियर? 11.87। अब जी क्या आ गया 11.87, आ जाए वापस फिर 1.1187 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी थी 13.2 माइनस 0.11। देखिए ठीक है, कैलकुलेशन कर ले। 14 मल्टीप्लाइड बाय 1.1187 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट 0.132 माइनस 0.1187 ब्रैकेट बंद, 1177.5789, यानी 1178 कर लें राउंड ऑफ करके 117। तो प्राइस एक्स डिविडेंड क्या आ गई 1178। रेफर वर्किंग टू, इसको वर्किंग का नाम दे दें, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि फिर आगे अगर कैलकुलेशन हुई तो मुझे इसी बोर्ड को यूज करना पड़ेगा रेज करके। चेक पॉइंट यहां पे दूसरा चेक पॉइंट, कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। स्टेप नंबर 1 हमने ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट कैलकुलेट की, स्टेप नंबर 2 हमने उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की। कॉस्ट कैसे कैलकुलेट हुई कैपएम से, मार्केट वैल्यू कैसे हुई डीवीएम से, ग्रोथ मेथड लगाया तो ग्रोथ कैसे कैलकुलेट हुई एक्सट्रापोलेशन से। किसी जगह कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लें। अब आगे क्या करना है, बैंक लोन। बैंक लोन कितने का है 100 मिलियन, इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 100 मिलियन, होती नहीं तो जो उसकी कैरिंग वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू है, कैरिंग वैल्यू है वही, तो ये कितनी आ गई 100। अब इसकी कॉस्ट कितनी है 11%, फाइंड करने की क्या जरूरत है 11% है 11% है, नेट ऑफ टैक्स करना है। नेट ऑफ टैक्स कैसे होगी 30%, हाँ 1 माइनस टी यानी 0.7, 11% मल्टीप्लाई बाय 0.7 यानी 7.7, लेकिन वर्किंग शो करनी है 11% मल्टीप्लाइड बाय 0.7। बताएं कोई प्रॉब्लम है तो। तीसरा चेक पॉइंट बताइए, कोई प्रॉब्लम साथ है भाई, ये ना हो जब हम छठे चेक पॉइंट पे जाएं तो आपके सर दूसरे चेक पॉइंट में ये प्रॉब्लम है, वो फिर प्रॉब्लम होगी। अभी के मसला है तो साथ साथ क्लियर करते जाएं। जी जी मार्केट वैल्यू, क्योंकि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल मार्केट वैल्यू की बेस पे कैलकुलेट होती है, प्राइस की बेस पे कैलकुलेट होती है। ये कल परसों के फार्मूला में हमने ये यूज किया था, प्राइस को यूज किया था ना। डिविडेंड डिवाइड प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की थी, डिविडेंड डिवाइडेड बाय उसकी फेस वैल्यू के डिविडेंड डिवाइडेड बाय मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू। एनपीवी कैलकुलेट करते थे तो जो माइनस करते थे एनपीवी कैलकुलेट करने के लिए वो फेस वैल्यू करते थे कि इनिशियल मार्केट वैल्यू करते थे, मार्केट वैल्यू। तो सिक्योरिटीज की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए मार्केट वैल्यूज को यूज किया जाता है। डन जी। अब क्या करना है, अब सिंपल, अब देख लें आपका टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर का टोटल कितना आता है 1278। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट कैलकुलेट करें कैसे, 1178 डिवाइडेड बाय 1278 मल्टीप्लाई बाय 13.2, ये इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। फिर
100 डिवाइडेड बाय 1278 मल्टीप्लाइड बाय 7.7%, इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। दोनों को ऐड कर दे, ये हमारा आंसर है। वन 178 डिवाइडेड बाय 1278 मल्टीप्लाइड बाय 0.132, 12.167, 12.17 कर लेते हैं, 12.17%। फिर 100 डिवाइडेड बाय 1278 मल्टीप्लाइड बाय 7.7, ज़्यादा छोटी अमाउंट आ गई है, 0.6025, तो इसको 0.60 कर लेते हैं, ऐड कर लें 12.17 प्लस 0.60, 12.77%। जी, चेक पॉइंट, एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है? 12.7। जल्दी मुझे कोई नहीं है, सिस्टमेटिकली चलना है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ आपको पता होनी चाहिए, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये भी तसल्ली से इसको देख लें, क्विक रिवीजन कर लें, जो कुछ आपने पढ़ा है ओके करते हैं तो मुझे आगे चलता हूँ। हमने पहले कंपोनेंट्स दो थे, एक कंपोनेंट पकड़ा, उसकी कॉस्ट कैलकुलेट की, उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर दूसरे की कॉस्ट कैलकुलेट की, उसकी मार्केट वैल्यू कैलकुलेट की, फिर मार्केट वैल्यू को टोटल करके वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करते गए। कोई क्वेश्चन? जो अहम चीज आपने ध्यान में रखनी है वो ये, इक्विटी की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कैपम यूज हुआ है कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, और प्राइस कैलकुलेट करने के लिए डीवीएम विद ग्रोथ यूज हुआ है। ये सबसे अहम कंसेप्ट है इस कैलकुलेशन में। कोई सवाल क्वेश्चन तो पूछ ले भाई से, पूछ ले। 12.17 कैसे आया? शाबाश। ये 1178, 100 और 1278 कैसे आया ये पता चल गया। 13.2% कैसे आया ये पता चल गया। अब कैलकुलेटर पे जीरो करें, पहले ऑल क्लियर करें। हमने इस कंपोनेंट की वेटेड एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर इसकी वेटेड एवरेज कॉस्ट, फिर दोनों को ऐड करना, क्योंकि टोटल कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू कैसे आई, इसकी मार्केट वैल्यू प्लस इसकी मार्केट वैल्यू ना, तो कंपनी की टोटल एवरेज कॉस्ट कैसे आएगी, पहले इसकी एवरेज कॉस्ट फिर इसकी एवरेज कॉस्ट। अब इसकी कैसे कैलकुलेट करनी है, 1178 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय जो इसकी कॉस्ट है, ये आ गया। और कोई क्वेश्चन? जी बस ये जो मैंने कॉस्ट की वर्किंग किया है, मार्केट वैल्यू की किया, ये करें। वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल की कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये वाली शो करवाने की जरूरत नहीं है। करवाना चाहे करवा सकते हैं, ये वाली लाजमी शो करवानी है, ये वाली लाजमी शो करवानी है फार्मूला समेत। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे वर्किंग नंबर 1 लिख लें, ये यहाँ पे इस पे ये लिख लें, ये देखें ऐसे, ये है जी वर्किंग 1, इधर आ जाएगा हमारा वर्किंग 1, ठीक है जी। और ये हमारा ग्रोथ की है, इसको वर्किंग 2 कर लें, और यहाँ पे जहाँ ग्रोथ कैलकुलेट हुई है कहाँ पे 11.87, ये इसको लिख लें साथ में वर्किंग 2। आगे चलें, चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा ऑप्शन 1, फाइनेंस द एंटायर एक्सपेंशन
बाय इशूइंग न्यू शेयर्स. However, the new project would result in equity beta of. अब जब कंपोनेंट आ गए मेरे पास, अब ऑप्शन 1 में मैंने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ऐसा ही है. ऑप्शन 1 में पहले तो मैं एग्जिस्टिंग नोट कर लूँ. मेरे पास एग्जिस्टिंग में क्या कुछ पड़ा हुआ है? ऑर्डिनरी शेयर्स पड़े हुए हैं और मेरे पास बैंक लोन पड़ा है. और अब मैं क्या करने जा रहा हूं? न्यू शेयर. हालांकि न्यू शेयर्स ऑर्डिनरी शेयर्स ही हैं, लेकिन इसको ऐड करने के बजाय आप अलग ट्रीट करें, आसान होगा. इसमें भी ऐड कर सकते थे, आसान होगा. स्टार्ट करें. अब क्या करना है? क्या मैं ऊपर वाले ऑर्डिनरी शेयर ही की कॉस्ट ऑफ मार्केट वैल्यू यूज कर लूं इसके लिए? क्यों? बीटा चेंज हो गया, कॉस्ट चेंज हो गई. कॉस्ट चेंज हो गई, मार्केट वैल्यू चेंज हो गई. बीटा यूज होना है कॉस्ट में, कॉस्ट यूज होनी है मार्केट वैल्यू में. बीटा यूज होना है कॉस्ट में, लिख लें. बीटा यूज होना है कॉस्ट में, कॉस्ट यूज होनी है मार्केट वैल्यू में, प्राइस में. तो बीटा चेंज हो गया, मतलब कॉस्ट और मार्केट वैल्यू दोनों चेंज हो गई. सही बोल रहा हूं? बीटा यूज होना है कॉस्ट में, कॉस्ट यूज होगी. तो आइए फिर कैलकुलेशन करते हैं. अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं. ऑर्डिनरी कॉस्ट ऑफ कंपोनेंट अब की बार क्या होगी? 0.08 प्लस 1.2 इंटू बाकी सारा वही, सिर्फ बीटा चेंज हुआ. ऐसा ही है. क्या आया? 12.8. चेक पॉइंट. यहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब क्या करना है? मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी. आ जाए इधर. मार्केट वैल्यू ये पड़ी है. मार्केट वैल्यू प्राइस किसके इक्वल है? डी नॉट. कितना डी नॉट? 14 इंटू 1 प्लस जी. 1 प्लस जी क्या है? ग्रोथ हो गई है. 1.1187 डिवाइडेड बाय, अब की बार कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है? 12.81 0.128 माइनस 0.11, यानी सिर्फ कॉस्ट चेंज हुई है. 1684. और ये जाहिर है मल्टीप्लाई होगा मिलियंस में, तो ये आ गया 1684 मिलियन. 1684. चेक पॉइंट. कोई प्रॉब्लम है यहां पे तो बताइए. कोई समझ आ गई? क्या चेंज हुआ? सिर्फ बीटा चेंज हुआ. बीटा से कॉस्ट, कॉस्ट से बैंक लोन की मार्केट वैल्यू से मुराद जो उसकी बुक वैल्यू है वही मार्केट वैल्यू. अगर मार्केट वैल्यू ना हो तो बैंक लोन की हम वही वैल्यू ले लेते हैं. बैंक लोन की जितनी अमाउंट का लोन होता है वो उसकी मार्केट वैल्यू है. डन जी. अब आगे क्या करना है? बैंक लोन ये कितनी वैल्यू है? वो ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं, वर्किंग दोबारा शो नहीं करवा रहा. न्यू शेयर्स कितनी अमाउंट के हैं? न्यू शेयर कितनी अमाउंट के हैं? 50 मिलियन के. इधर सीधा सीधा 50 मिलियन ही आएगा. और न्यू शेयर की कॉस्ट क्या है? ये ऑर्डिनरी शेयर है, ये इसी के साथ है ना.
क्या आ जाएगा ये खत्म। अब क्या करना है, अब वो जो कि मैट्रिक का बच्चा भी कर ले, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। न्यू शेयर्स की मार्केट वैल्यू और कॉस्ट क्या कैसे हमने यूज की, इसको पहचान लें। कैसे यूज किया, ऊपर ऑर्डिनरी शेयर, ऊपर वाला ऊपर नहीं, नीचे वाला ऊपर। हाँ ऊपर वाला ऊपर नहीं, ये जो ऑर्डिनरी शेयर है ना, ये इसकी वैल्यू और कॉस्ट, ये वाली नहीं, ये वाली कॉस्ट आई है ये, और मार्केट वैल्यू 50 मिलियन उसने दिया हुआ था। कोई और भी कंपोनेंट होता ना 50, क्योंकि नया प्रोजेक्ट स्टार्ट ही 50 मिलियन का होना है। नए प्रोजेक्ट के लिए पैसा कितना चाहिए, तो नो भी जो भी कंपोनेंट ऐड करेंगे वो 50 मिलियन से ही ऐड करेंगे। अब कह रहे कितना है, 1684 100, 1684 प्लस 100 1834। अब इसकी कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, कैसे की, 1684 1834 मल्टीप्लाई बाय 12.8 कितना आया, 11.75%। बैंक लोन आई कैसे, 100 डिवाइडेड बाय 1834 मल्टीप्लाई बाय 7.7% कितना आया, 0.42%। न्यू शेयर्स 50 डिवाइडेड बाय 1834 मल्टीप्लाई बाय 12.8%, 0.365 355 36 कर ले, हाँ 0.35, तो 0.36 ना कर ले, 0.355, ठीक है। ये ले जितनी देर में हमने फैसला नतीजे में पहुंचना, उतनी देर में सवाल कर लेना। 12.52, तो ये 5 किधर गया, इससे गलती हो गई, मैंने आपसे पूछ लिया। नहीं 50 डिवाइडेड बाय 1834 मल्टीप्लाइड बाय 12.8 0.3489 0.35 हो गया। ये 5 पता नहीं क्या कर, हाँ डन जी। अब क्या करना है, कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। अब सबसे पहले तो हमने एग्जिस्टिंग आपने लिखने हैं, एग्जिस्टिंग अब क्या लिखेंगे, ऑर्डिनरी शेयर और क्या है, रिडीमेबल बॉन्ड, कन्वर्टेबल बॉन्ड। मेरे भाई अच्छा, आप मुझे बताइए अब इसमें ये कॉस्ट ऑर्डिनरी शेयर की कौन सी यूज करनी है हमने, ये वाली या ये, क्यों दूसरे वाली नहीं, पहले वाली क्या दूसरे वाली, फर्स्ट वाली, क्यों सेकंड वाली नहीं, वो तो तब थी जब न्यू शेयर इशू किया था तो उसका बीटा चेंज हुआ था। मैं पहले देख लूं कहीं रिडीमेबल कन्वर्टेबल बॉन्ड इशू होने से भी तो बीटा चेंज नहीं हो गया, मैं पहले देख लूं। ऑप्शन 1 में तो बीटा चेंज हुआ था, मैं देख रहा हूँ ऑप्शन 2 में तो बीटा चेंज नहीं हुआ। 10% कन्वर्टेबल बॉन्ड 100 3 शेयर 4 साल मार्केट वैल्यू शेयर नहीं, इसमें बीटा नहीं कह रहा, इस बात से भी बीटा चेंज नहीं हुआ। बीटा चेंज नहीं हुआ तो मतलब कॉस्ट चेंज नहीं हुई, इसका मतलब इसकी वैल्यू भी वही और
कॉस्ट भी वही, तो ऑर्डिनरी शेयर क्या आ गया 1178 और इसकी कॉस्ट क्या आ गई 13.2% और बैंक के 107.7%। अब कन्वर्टेबल बॉन्ड की, अब इसकी कैलकुलेशन अब इधर कर लूं, इसको रेज कर दूं। अब ये आपका फेवरेट टॉपिक IRR। पहले कैलकुलेट करनी है NPV एट गिवन कूपन रेट। कूपन रेट कितना है 10%। मुझे पहले फार्मूला तसल्ली से बनाने दीजिए, गलती ना हो जाए। NPV एट द रेट ऑफ 10% इज इक्वल टू एनविटी है। एनविटी में क्या फिगर लेनी है मैंने 10% है 1000 का, हर साल क्या मिलेगा 1000 इंटू 10% 100, लेकिन इसको नेट ऑफ टैक्स करना है। टैक्स रेट 30% है इंटू 70% कितना आ गया 70 के 7। कैलकुलेटर से करें भाई जान, आप डायरेक्ट ना करें, डायरेक्ट ना करें। 77 क्यों कह रहे थे 1000 मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 0.7 70 आया ना। एनविटी होगी खुदा का हो, किस कैलकुलेशन में फंस गया है 70 करें कैलकुलेटर सारे। 1000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 70%। 70% नेट ऑफ टैक्स के लिए 70। तो एनविटी मैंने कैलकुलेट, और कितने साल है 4 साल है एनविटी आएगी 70 R इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस I पावर n माइनस 4 ओवर 0.1। ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्लस अब डिस्काउंट करना है हाँ टर्मिनल वैल्यू को। टर्मिनल वैल्यू क्या है 1000 रिडीमेबल होगा, 1000 भी रिडीम होगा, और कन्वर्जन वैल्यू क्या है 400 1200 1000 1200 विच एवर इज। ये समझ आ रही है। रिडीम कुछ नहीं बताया हुआ रिडीम होगा कि नहीं होगा, तो रिडीम तो जाहिर होता ही है, ऑप्शन होती है वो। कन्वर्ट की ऑप्शन में भी हो में भी ना हो, रिडीमेबल की तो होती है। और नहीं बताया एट पार एट प्रीमियम एट डिस्काउंट, तो रिडीमेबल एट पार है 1000 पे, और कन्वर्जन के साथ 1200। तो विच एवर इज हायर, कौन सी वैल्यू लेनी है 1200 इंटू 1.1 पावर -4। अब क्या करना है माइनस मार्केट वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू क्या है 1000 जिस पे इश्यू कर रहे हैं। एक शेयर की एक कन्वर्टेबल बॉन्ड की है, मार्केट वैल्यू क्या आ गई 1000 माइनस 1000, क्या आंसर आया 41.5 पॉजिटिव। अब क्या करूं रेट बढ़ा दे, क्या करें 12 के 15 कितनों का ख्याल है 12 कितनों का ख्याल है 15 वाले ज्यादा 15 पे कर लें जी। और आपको पता है करना कराना कुछ भी नहीं है, आपने सिर्फ वही सेम फार्मूला पंच कर देना है। किताब में हुआ है 12 के साथ, हाँ 12 के साथ बुक में हुआ, अगर उसमें करना हो तो बुक से देख सकते हैं। -1114 114 चले। IRR क्या होगा लोअर रेट, डायरेक्ट कर रहे हैं या चले फार्मूला लिख देते हैं, लोअर रेट प्लस
एनपीवी एट लोअर रेट डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट माइनस, एंड जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, प्रॉब्लम तो नहीं है ना, एनपी एट हायर मल्टीप्लाइड बाय डिफरेंस ऑफ 5%। लोअर रेट कितना है हमारा 10%, 0.10 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 41.5 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट 41.5 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाय 0.05। ये प्लस क्यों आ गया पता है ना? 11.33%। ये हमारी कॉस्ट आ गई 11.33%। और इधर क्या वैल्यू आएगी? हा 1000 तो एक बॉन्ड की वैल्यू है, 1000 एक बॉन्ड की वैल्यू है। इधर तो टोटल मार्केट वैल्यू आती है, कितनी आएगी? 50 मिलियन, जितने का फाइनेंस चाहिए। ये क्वेश्चन खत्म। किसको 50 11.33 समझ आ गया? न्यू सोर्स की मार्केट वैल्यू हमेशा वो पैसे होंगे जो नए प्रोजेक्ट के लिए चाहिए। नए प्रोजेक्ट के लिए हमें क्वेश्चन के अंदर उसने बताया है कितने पैसे चाहिए, 50 मिलियन। तो जितनी भी नई ऑप्शंस होंगी ना, उनकी मार्केट वैल्यू हमेशा 50 मिलियन होगी, क्योंकि चाहिए 50 मिलियन। हम उतना ही फाइनेंस रेज करेंगे जितना 50 मिलियन चाहिए। चाहे ऑप्शन नंबर 1 के जरिए पैसे इकट्ठे करें, चाहे ऑप्शन नंबर 2 के जरिए करें, चाहे ऑप्शन नंबर 3 के जरिए करें, पैसे कितने इकट्ठे करने हैं? 50 मिलियन। जो भी कंपोनेंट इशू करेंगे उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50 मिलियन। 1000 हमने तो एक बॉन्ड की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए एक शेयर या एक बॉन्ड की वैल्यूज भी चल जाती हैं। हाँ जी, अब आ जाए फिर वेटेड एवरेज कॉस्ट। वन 1328 जी। अब किन्होंने सवाल पूछा था? आपने पूछा था परसेंटेज का? इन्होंने पूछा था। कैलकुलेट करें, 1178 डिवाइडेड बाय 1328 मल्टीप्लाई बाय 13.2%, 11.71%। 100 divided by 1328 multiplied by 7.7, 0.58, 0.58%। अब कन्वर्टेबल अमाउंट 50 डिवाइडेड बाय 1328 मल्टीप्लाई बाय 11.33, 0.43%, 12.72%। तो अब कौन सी ऑप्शन सेलेक्ट करें, 1 के 2? क्योंकि 1 से रेट लोअर होता है। क्लियर हुई बात? हालांकि अगर आप देखें ना, तो न्यू शेयर की अपनी कॉस्ट 12.8 है और कन्वर्टेबल बॉन्ड की अपनी कॉस्ट 11.33 है। अगर आप सिर्फ न्यू विद न्यू को कंपेयर करते ना, तो गलत नीचे पहुंचते इस पे, चूंकि न्यू की वजह से एग्जिस्टिंग की कॉस्ट पे भी फर्क पड़ जाता है। इसीलिए हमने वेटेड एवरेज की बेस पे डिसीजन करना है, न्यू विद न्यू को कंपेयर नहीं करना सिर्फ। कुछ समझ आई? ये है जी हमारा बस ये एग्जाम लेवल का क्वेश्चन था और ये एक मुश्किल क्वेश्चन था। अगर आपने इसको कर लिया, कितने स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन डिफिकल्ट लगा?
कितनों को मॉडरेट लगा, दरमियाना, और कितनों को इजी लगा? चलें ठीक है, ज़्यादातर को मॉडरेट लगा, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको पता है ये जो प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं ये एक्स डिविडेंड होती है। एक्स डिविडेंड का मतलब क्या होता है? डिविडेंड के बगैर। अगर कभी वो आपको कम डिविडेंड प्राइस देना, कम डिविडेंड का मतलब क्या होता है? कम्युलेटिव डिविडेंड ऐड करके, तो आपने उसमें से डिविडेंड माइनस कर देना है। हमारे लिए हमें फाइनेंस मैनेजर को कौन सी प्राइस पसंद होती है? एक्स डिविडेंड के कम डिविडेंड? एक्स डिविडेंड। अगर कम डिविडेंड हो तो उसको एक्स पे ले आना है। कैसे? कम डिविडेंड प्राइस में, शेयर की कम डिविडेंड प्राइस में से डिविडेंड माइनस कर दे, एक्स डिविडेंड प्राइस आ जाएगी। शेयर प्राइस प्लस डिविडेंड इज इक्वल टू कम डिविडेंड प्राइस। कम डिविडेंड प्राइस माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स डिविडेंड प्राइस। एक्स डिविडेंड प्राइस प्लस डिविडेंड इज इक्वल टू कम डिविडेंड प्राइस। कम डिविडेंड माइनस डिविडेंड इज इक्वल टू एक्स डिविडेंड प्राइस। सब ये मैं वैसे ही, कुछ नहीं, वैसे ही तो मुझे कोई चीज याद आ रही थी, मैं कहता रहा कुछ नहीं, सोच रहा था, मैं बस सोच रहा था बाबा। नेक्स्ट, अब आपको होम असाइनमेंट दी जाएगी वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन, नोट कर लीजिए। मैं आपको वॉल्यूम 2 अब चैप्टर शेयर करूंगा। अभी आपने होम असाइनमेंट में नोट कर लेना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 2, 2 क्वेश्चन सिर्फ, 2 और 4। ये भेजूंगा ना आज, ये भेजूंगा मैं। हाँ, कल टेस्ट है तो इसीलिए सिर्फ 2 सवाल दे रहा हूं, 5 नहीं दे रहा। चलें एक कर लें। क्वेश्चन 2, जमाल लिमिटेड क्वेश्चन 2 कर लें, बस क्वेश्चन 2 कर लें। और ये इतना आसान है, इतना मुझे शर्म आ रही है सवाल देते हुए। नहीं 4 भी कर लेना, मेहरबानी कर लें भाई, कर लेंगे, शाबाश। नहीं कर लेंगे, आपने कहा। क्वेश्चन 2 और 4 2 असाइनमेंट, 2 क्वेश्चन, सिर्फ 2 हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 और 4, नहीं बाकी नहीं, सिर्फ 2 और 4। एक जमाल है, एक ज़रियाब है, जमाल और ज़रियाब दोनों। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।